नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क क्लासेज में। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 की जो स्टडी कर रहे थे उसमें जो आज मॉडल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई, नील्स बोर। कल क्या पढ़ा था अपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें जो रदरफोर्ड ने श्रवण पत्रक प्रयोग करा था उसके बारे में पढ़ने क्या थी, कल स्टडी की थी। इसलिए अगर आपने कल की क्लास ना देखी हो तो प्लीज आज की क्लास देखने से पहले कल की क्लास जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। नील्स बोर ने जो बातें बताई परमाणु को लेकर, उन्हीं बातों को क्या कहा जाता है, नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो सबसे पहले परिकल्पना की नील्स बोर ने क्या की कि परमाणु के केंद्र में यानी सेंटर में नाभिक होता है। क्या होता है भाई, नाभिक। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। यानी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। मेरे पास ये क्या है, कोई परमाणु। ये क्या है भाई, परमाणु। ये क्या है, इसका सेंटर। क्या है इसका सेंटर यानी केंद्र। ये जो इसका केंद्र है इसमें क्या उपस्थित होता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। परमाणु का सेंटर है, इसमें क्या है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या है, धनावेशित कण प्रोटॉन। यानी नाभिक है, इसके अंदर क्या होते हैं, धनावेशित कण प्रोटॉन स्थित होते हैं। यानी ये परमाणु है, ये एक परमाणु है, इसके जो केंद्र है उसमें क्या होता है, नाभिक। और नाभिक है उसके अंदर धनावेशित कण होते हैं। धनावेशित कण जिन्हें क्या बोला जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। वो कहाँ होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। ये क्या थी इनकी पहली परिकल्पना। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या बात बताई। दूसरी बात बताई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले पथ में गति करती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले कक्षों में, यानी ये मान लिया इसकी पहली कक्षा है, ये क्या है, दूसरी कक्षा है। इस प्रकार बाकी तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे कक्षाएं इनका मान बढ़ता जाएगा। तो जो इनके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। यानी नाभिक के चारों ओर जो वर्गाकार कक्षाएं होती है उनमें क्या उपस्थित होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं उन वर्गाकार कक्षाओं में, जिन्हें क्या कहा जाता है, कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये जो है इनके चारों ओर वर्गाकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस वर्गाकार पथ को क्या कहा जाता है, कक्षा। इस वर्गाकार पक्ष को कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट, इंग्लिश में जिसका नाम है ऑर्बिट, इनको कक्षा कहा जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आएगी। निश्चित ऊर्जा स्तर वाले, इनको निश्चित ऊर्जा स्तर वाले क्यों कहा गया है, क्योंकि आइए मैं समझाता हूं आपकी बात। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिलहाल कहां है, यहां। ये जब गति करेगा यानी इलेक्ट्रॉन वर्गाकार पथ पर क्या करेगा, घूमेगा, तो यहां से आ जाएगा, यहां से फिर इधर आएगा और इससे आगे इस प्रकार क्या करेगा, वर्गाकार पथ पर गति करता रहेगा। तो जो ये ऊर्जा बनी रहती है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, वो इस पूरा जो वर्गाकार पथ है उसके अंदर क्या रहता है, एकदम सेम। यानी ऊर्जा क्या रहती है, निश्चित। ऊर्जा क्या रहती है भाई, निश्चित रहती है। यानी ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो ये कक्ष होते हैं, ये जो पथ होता है, ये निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष होते हैं। यानी इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो भी इसकी ऊर्जा सेम रहेगी, अगर यहाँ है तो सेम है। हाँ, अगर ये इस कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इसका पहला कोश है, अगर इससे दूसरे में जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अदरवाइज जब तक वो वर्गाकार पथ में एक जगह चक्रण करता है, एक कक्षा में करता है, तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए उसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है वो अपन पढ़ते हैं। देखो, इन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इतनी बात अपन ने देख ली। अब देखो, अब क्या कर रहा है, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सेकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। देखो भाई, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कक्षाएं है, यानी इन वर्गाकार पथ को अपन ने क्या नाम दिया था, कक्षा। ये जो कक्षाएं हैं चारों ओर सेकेंडरी रूप में है कि नहीं है, इस प्रकार से वर्गाकार रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। आगे क्या हो रही है, इन्हें एन से दर्शाया जाता है, इन्हें एन से दर्शाया जाता है।
इन कक्षाओं को किससे दर्शाया जाता है भाई, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एन का मान होता है वो सदैव क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। एन का मान क्या होता है, सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होगी, जैसे 1 2 3 4। आप ये नहीं कह सकते कि एन का मान आधा हो गया, एन का मान 3/4 हो गया, ये आप नहीं कह सकते हो। एन का मान सदैव और सदैव क्या हो गए, इंटीजर हो गए, यानी पूर्णांक। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में जो ये कक्षाएं होती है इन्हें अलग नाम से भी दर्शाया जाता है। इसको 1 2 3 4 से भी दर्शा सकते हो, या इनको दर्शाया जाता है के, पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। इस प्रकार से इनको क्या दर्शाया जाता है, के एल एम एन से दर्शाया जाता है। किनको, इन वर्ताकार पथ को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करके दोबारा देखते। देखो इन्होंने क्या बताया, ये नाभिक है। नाभिक के केंद्र में क्या होता है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक। क्या होता है भाई, नाभिक। और जो नाभिक है, नाभिक के अंदर धनावेशित कण, क्या भाई, धनावेशित कण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित कण। और इन धनावेशित कणों को क्या नाम दिया जाता है, प्रोटॉन। क्या नाम दिया जाता है भाई, प्रोटॉन। इन धनावेशित कणों को क्या नाम दिया जाता है, प्रोटॉन। ठीक है। इसके बाद में जो ये नाभिक है, इसके चारों ओर जो वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार कक्षाएं हैं। जैसे ये पहली कक्षा हो गई, ये इस प्रकार हो गई। ये नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाएं हैं, इनको एक नाम दिया जाता है, जो है कोश। कोश कहा जाता है, या कक्षा। कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, इनको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तीसरी बात क्या थी, जो ये कक्षाएं है इनको हम एक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, या इनको रिप्रेजेंट करते हैं के, इसको एल से, फिर इससे अगले वाले को एम से, एन से, एम से, एन से। इस प्रकार इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 3 बातें अपन ने क्या कर ली थी, इसकी कवर कर ली थी। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं। चौथी बात क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। चौथी बात क्या है, एन का मान बढ़ने से कक्षाएं नाभिक से दूर होती है। क्या होती है भाई, कक्षाएं, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है तो कक्षा नाभिक से क्या हो जाती है भाई, दूर, और इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी ये मान लिया मेरे पास क्या है, पहली कक्षा है, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में आया, फिर 3 में आया, फिर n इक्वल टू 4। यानी ये तो कौन सी है, k, ये है l, ये है m और ये है n। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहां पर n का मान बढ़ रहा है। यहां कितना था, 1, यहां कितना हो गया, 2, यहां 3 और यहां पर 4। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहां पर n का मान क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी जो उनकी कोष है, जो उनकी कक्षा है, वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है तो क्या होता है, ये है आपका नाभिक। क्या है भाई, नाभिक। ये है क्या है, अपना नाभिक है। नाभिक से दूर होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। अरे ये जो पहली कक्षा है के, ये नाभिक के बिल्कुल पास है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरी कक्षा है के की तुलना में थोड़ी दूर है, तीसरी एल की तुलना में दूर है, और चौथी नाभिक से क्या है भाई, बहुत ही दूर है। ये क्या है, नाभिक से बहुत ही दूर है। तो बात क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाती है तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी नाभिक से दूर जैसे जैसे जाती है तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ऊर्जा क्या होती है भाई,
बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो इनकी ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन, यानी ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा में कमी नहीं होती बल्कि ऊर्जा में बढ़ाव आता है। तो देखिए इस प्रकार से हम ये बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पहली कक्षा है n इज इक्वल टू 1, यानी जो पहली कक्षा है n इज इक्वल टू 1, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि वो नाभिक के सबसे पास है। और हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे कक्षा नाभिक से दूर जाती है तो उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। लेकिन पहली कक्षा n इज इक्वल टू 1 अगर हम ले तो नाभिक के सबसे पास है, इसलिए उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल टू h/2π होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है भाई, mvr को कहते हैं कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π होता है। कितना होता है, h/2π। जहां h क्या है, एक प्लांक स्थिरांक है। प्लांक ने बात बताई थी इसलिए प्लांक स्थिरांक है। उन्होंने एक स्थिरांक दिया जिसे प्लांक स्थिरांक कहा जाता है। उसकी वैल्यू भी फिक्स है। m है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v है इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। और r है रेडियस, यानी कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की क्या है भाई, त्रिज्या है। इससे क्या बात समझ में निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग क्या है, mvr इज इक्वल टू h/2π होता है। mvr इज इक्वल टू h/2π जी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा तभी वो कक्षाओं में क्या लगा सकता है, चक्कर लगा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। छठवीं बात उन्होंने क्या बताई कि बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका नाभिक, ये है आपका परमाणु, ये इसकी कक्षाएं हैं। अगर एक निश्चित कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर, ये इसकी पहली कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर। एक इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, यानी इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल भाई हो रहा है। तो जो अगर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जैसे इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कोष से अगर इससे ऊपर वाले कोष में जाए, इस कोष से ऊपर वाले कोष में जाए तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यही बात अपन ने पढ़ी थी कि n का मान बढ़ने से नाभिक से दूर होती है कक्षाएं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, मतलब बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे आएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन अगर निश्चित एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है भाई, निश्चित होती है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आएगी, साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए। अब जो सातवीं बात उन्होंने क्या बताई, सातवीं बात बताई वो देखते हैं। जैसे ये अपने पास परमाणु, ये मान लिया इसका क्या है, एक उच्च ऊर्जा स्तर है।
उच्च ऊर्जा स्तर। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है और बाहर से ऊर्जा का क्या कर रहा है, अवशोषण, ऊर्जा का क्या कर रहा है भाई, अवशोषण, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, यानी बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। अगर ऊर्जा ग्रहण करेगा तो क्या होगा, वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। कहां जाएगा भाई, उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कब, जब ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। अब जब उस ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग, ऊर्जा का क्या करेगा भाई, त्याग, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करेगा तो क्या होगा, उच्च ऊर्जा कक्ष, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां से उच्च ऊर्जा कक्ष स्तर से निम्न ऊर्जा कक्ष स्तर में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग, तो निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, उच्च से। ठीक है, इतनी बातें किसने बताई थी, नील्स बोर ने। ये नील्स बोर की परिकल्पनाएं थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि नील्स बोर की क्या क्या कमियां रही, वो किन किन बातों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और अच्छे तरीके से चीजें को नहीं समझा पाए। उन कमियों को क्या करेंगे, अपन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या कमियां रही। अब जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की कमियां। हेडिंग डाल लीजिए, बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां हम क्या करेंगे, रीड आउट। बोर मॉडल की जो कमियां अपन देख रहे थे, देखो बोर मॉडल की कमियां क्या क्या रही। जो बोर है वो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं कर सका। यानी जिन भी परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन थे, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उनके प्रतिरूप को ये जो बोर का मॉडल है वो स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पाया। उसके बाद में उस उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में होता है। परमाणु का जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है वो एक से अधिक लाइनों में होता है। इन्होंने क्या बताया, रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, लेकिन एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। तीसरी बात, यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया नहीं स्पष्ट कर सका। अणु बनाने, जैसे H2 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस प्रकार से जो रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया है, इसको क्या नहीं कर पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए। ये जो कमियां थी किनकी थी, बोर मॉडल की कमियां थी। इसके बाद में धीरे धीरे जो परमाणु है उनकी खोज बढ़ती गई, यानी परमाणु की संख्या धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। जब धीरे धीरे कोई चीज बढ़ती जाती है तो उनको हम क्या करते हैं, बांटते चले जाते हैं। उनको क्या करते हैं भाई, बांटते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे उन चीजों को जैसे जैसे बांटा गया तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, उनको बांटने की, यानी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो जो कल की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इनका तत्वों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।